India Legal presents Courts Roundup. नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश कोर्ट्स राउंडअप। मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। इस बुलेटिन में अगले आधे घंटे हम आपको कोर्ट से जुड़ी तमाम छोटी बड़ी खबरों से करवाएंगे रूबरू। कोर्ट की कार्रवाई और सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट और लो कोर्ट तक के फैसलों को रखेंगे आपके सामने। तो आइए शुरू करते हैं कोर्ट्स राउंडअप। India Legal presents Courts Roundup. पतंजलि के भ्रामक विज्ञापन के मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के अध्यक्ष के माफीनामे से असंतुष्ट है। कोर्ट ने कहा है कि सभी राष्ट्रीय अखबारों में प्रमुखता से माफीनामा प्रकाशित कराया जाए। दरअसल इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉक्टर आरवी अशोकन द्वारा मांगी गई माफी की प्रकृति पर सुप्रीम कोर्ट ने अपनी नाराजगी जाहिर की है। सुप्रीम कोर्ट ने अशोकन को कहा है कि उन सभी अखबारों में जिनमें वे साक्षात्कार छपा था, आपको अपने पैसे से माफीनामा छपवाना होगा, न कि आईएमए के पैसों से। जस्टिस हिमा कोहली की अध्यक्षता वाली बेंच ने आईएमए के चेयरमैन आरवी अशोकन के द्वारा एक इंटरव्यू में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के खिलाफ टिप्पणी पर एकमात्र मीडिया संस्थान के द्वारा माफी मांगे जाने पर नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि आईएमए अध्यक्ष की माफी को सभी प्रमुख पत्रों में प्रकाशित किया जाना चाहिए। और कोर्ट ने अशोकन को कहा कि अशोकन को उन सभी अखबारों में साक्षात्कार छपवाना होगा जिसमें उन्होंने इंटरव्यू दिया था। ये माफीनामा आपको आईएमए के पैसे से नहीं बल्कि अपने पैसे से छपवाना होगा। कोर्ट ने कहा कि आईएमए अध्यक्ष प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया को माफीनामा भेजकर पल्ला झाड़ नहीं सकते हैं। उन्हें माफीनामे को उन सभी अखबारों में प्रकाशित किया जाना चाहिए जिनमें उनका साक्षात्कार था। कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा कि अशोकन अपने लिए और अधिक मुसीबतें मोल ले रहे हैं। इस पर अशोकन की ओर से पेश वकील पीएस पटवालिया ने कहा कि अशोकन खुद को अवमानना के आरोप से मुक्त करने के लिए उचित कदम उठाएंगे। फिलहाल कोर्ट अब इस मामले की अगली सुनवाई 27 अगस्त को करेगा। शराब नीति मामले में जमानत के लिए दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया द्वारा दायर याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया। जस्टिस बीआर गवाई, जस्टिस केवी विश्वनाथन की खंडपीठ ने याचिकाओं पर सुनवाई की और सिसोदिया की तरफ से पेश सीनियर एडवोकेट डॉक्टर एम सिंघवी और एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू की सुनवाई के बाद आदेश सुरक्षित रख लिया। सुनवाई के दौरान खंडपीठ ने ईडी के रुख के बीच स्पष्ट असंगति को चिन्हित किया है और क्योंकि एक तरफ इसने दावा किया कि अगर सिसोदिया ने अनुचित आवेदन दायर करके इसमें देरी नहीं की होती तो मुकदमा शुरू हो सकता था, लेकिन दूसरी तरफ इसने डेटा एकत्र करने और अंतिम आरोप पत्र शिकायत दर्ज करने के लिए समय मांगा। सुनवाई के दौरान एएसजी ने तर्क दिया कि सिसोदिया की वर्तमान दलील मुकदमे में देरी के आधार पर केंद्रित थी और सिसोदिया ने खुद ही अनुचित आवेदनों के कारण इसे लंबा खींचा। ये दावा किया गया कि सिसोदिया ने दस्तावेजों की सुपाठ्य प्रतियों आदि की मांग करते हुए आवेदन दायर किए, जबकि उनकी आवश्यकता नहीं है। इसके बजाय उन्हें आरोप मुक्त करने के लिए आवेदन करना चाहिए था। एएसजी ने तर्क को आगे बढ़ाते हुए कहा कि यदि सिसोदिया डिस्चार्ज आवेदन नहीं देना चाहते थे तो उन्हें ट्रायल कोर्ट को सूचित करना चाहिए था जिससे आरोप तय किए जा सके, लेकिन आरोप तय करने से बचने के उद्देश्य से ऐसा नहीं किया गया। और उन्होंने ये भी तर्क दिया कि यदि सिसोदिया को रिहा किया जाता है तो उसके द्वारा साक्ष्यों के साथ ही छेड़छाड़ करने और गवाहों को प्रभावित करने की आशंका है। इन दलीलों पर सीनियर एडवोकेट सिंघवी ने कड़ी आपत्ति जताई है, जिन्होंने दावा किया है कि सिसोदिया के अधिकांश आवेदनों को ट्रायल कोर्ट ने स्वीकार कर लिया। उन्होंने कहा कि मेरे मित्र सुझाव दे रहे हैं कि धारा 207 के बिना अब सुनवाई दिन प्रतिदिन चलेगी और 40 आरोपियों के खिलाफ आरोप तय किए गए बिना क्योंकि इस व्यक्ति को जेल में रखना महत्वपूर्ण है। हमें वास्तविक होना चाहिए। विस्तृत सुनवाई के बाद खंडपीठ ने अपना आदेश सुरक्षित रख लिया।
नदियों के प्रदूषण से बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा दखल दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने पर्यावरण की अनियंत्रित क्षति पर चिंता। कोर्ट ने नदियों के कचरे को गंभीर पर्यावरणीय गिरावट बताते हुए इस मुद्दे से तत्काल निपटने को कहा है। कोर्ट ने कहा है कि नदियों को प्लास्टिक के कचरे से मुक्त किया जाए, क्योंकि जब तक नदियों को प्लास्टिक के कचरे से मुक्त नहीं किया जाता तब तक सफाई के प्रयास भ्रामक और निरर्थक रहेंगे। बता दें कि जस्टिस ऋषिकेश रॉय और की अध्यक्षता वाली बेंच ने मामले की सुनवाई के दौरान कहा कि मामले में विचार विमर्श के दौरान ये बात सामने आई कि जिन क्षेत्रों को ऐसे प्रदूषणकारी उत्पादों से मुक्त रखा जाना है वहां प्लास्टिक का व्यापक उपयोग हो और इसके अलावा प्लास्टिक डंपिंग से पर्यावरण को गंभीर नुकसान हो रहा है और देश में नदियों के किनारे और जल निकायों में जलीय जीवन पर भी इसका असर पड़ रहा है। फिलहाल कोर्ट ने केंद्र सरकार को 4 सप्ताह में नदियों के प्रदूषण को लेकर हलफनामा दाखिल करने का आदेश दिया है। पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट में याचिकाकर्ता अशोक कुमार सिन्हा की तरफ से मामले में पेश होने वाले अधिवक्ता आकाश वशिष्ठ ने कहा कि गंगा किनारे हो रहा अतिक्रमण और प्रदूषण पर्यावरणीय संरक्षण कानून 1986 के तहत ये रिवर गंगा अथॉरिटीज ऑर्डर 2016 का पूर्ण उल्लंघन है। बेंच ने पटना शहर में और उसके आसपास गंगा नदी से सटे अनधिकृत ढांचों को हटाने के संबंध में सिविल अपील की सुनवाई करते हुए ये चिंता जताई। इससे पहले न्यायालय ने राज्य को इन ढांचों के हटाने के में प्रगति की रिपोर्ट करते हुए हलफनामा दाखिल करने का आदेश दिया। इसके अलावा न्यायालय ने राज्य से ये भी सुनिश्चित करने को कहा कि गंगा नदी से सटे आगे कोई निर्माण न हो। अपने वर्तमान आदेश के माध्यम से न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि उपरोक्त आदेश अवैध निर्माण और अनधिकृत अतिक्रमण से संबंधित है। सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की कि हाईकोर्ट के लिए सीआरपीसी की धारा 482 के तहत निहित शक्तियों का प्रयोग करके किसी दोषी को दोष सिद्ध के समवर्ती निष्कर्षों के बावजूद किसी विशेष मामले में आत्मसमर्पण करने की आवश्यकता से छूट देना अनुचित होगा। जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा के खंडपीठ ने कहा कि इसलिए हम इस कानून के ठोस प्रस्ताव के रूप में स्वीकार करना उचित नहीं समझते हैं कि हाईकोर्ट अपनी अंतर्निहित शक्ति का प्रयोग करते हुए संहिता के तहत पारित आदेशों को प्रभावी करने और न्यायालय की प्रक्रिया के दुरुपयोग को रोकने के कर्तव्य से बेखबर होकर किसी विशेष मामले में आत्मसमर्पण करने से छूट दे सकता है। अपनी दोष सिद्धि के बावजूद याचिकाकर्ता ने उस पर लगाई गई सजा को पूरा करने के लिए आत्मसमर्पण नहीं किया। इसके बजाय उसने आत्मसमर्पण से छूट के लिए आवेदन दायर किया है। हाईकोर्ट ने माना कि याचिकाकर्ता द्वारा आत्मसमर्पण से छूट मांगने के लिए पुनः विचार में दायर आवेदन मध्य प्रदेश हाईकोर्ट नियम 2008 के अध्याय 10 के नियम 48 में निहित विशिष्ट प्रावधान के मद्देनजर सुनवाई योग्य नहीं है। याचिकाकर्ता फिर सुप्रीम कोर्ट गया और वहां तर्क से सहमत न होते हुए न्यायालय ने विवेक राय के मामले में निर्धारित विधि के प्रस्ताव को बहस योग्य पाया। सीआरपीसी ने दोषी को आत्मसमर्पण से छूट मांगने के लिए आवेदन दायर करने की अनुमति देने वाला प्रावधान नहीं है। इसीलिए न्यायालय ने माना कि संशोधन लंबित रहने तक सजा भुगत रहे दोषी को आत्मसमर्पण से छूट मांगने का अवसर प्रदान करने के संबंध में संहिता में चूक विधायिका का सचेत कार्य है। याचिकाकर्ता ने हेपेटाइटिस से पीड़ित होने के कारण आत्मसमर्पण करने से छूट मांगी है, लेकिन न्यायालय ने राहत देने से इनकार किया है क्योंकि रिकॉर्ड पर कोई लैब टेस्ट रिपोर्ट नहीं रखी गई है, जिससे कि याचिकाकर्ता की प्रार्थना को स्वीकार करने का कोई असाधारण कारण मौजूद हो। फिर विशेष अनुमति याचिका खारिज कर दी गई। पंजाब राज्य ने मार्केट फीस और ग्रामीण विकास शुल्क या आरडीएफ के कथित बकाये के तहत केंद्र से फंड तत्काल जारी करने की मांग करते हुए आवेदन दायर किया है। पंजाब के एडिशनल एडवोकेट जनरल शादान फरासत ने चीफ जस्टिस श्री वाई चंद्रचूड़ से केंद्र से फंड जारी करने की मांग करने वाले अंतरिम आवेदन को जल्द सूचीबद्ध करने का अनुरोध किया। उन्होंने कहा कि हम केवल ये अनुरोध कर रहे हैं कि अगर संभव हो तो एप्लीकेशन को पहले यानी कि अगले सप्ताह सूचीबद्ध किया जा सकता है। फंड की तत्काल जो आवश्यकता है, अगर अगस्त में ये संभव हो तो
कोर्ट ने मामले को जल्द सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने पर सहमति व्यक्त की है। यह आवेदन पिछले साल राज्य द्वारा केंद्र के खिलाफ दायर मूल मुकदमे में दायर किया गया। पिछले साल पंजाब सरकार ने भारत सरकार पर आरडीएफ के वैधानिक शुल्क की प्रतिपूर्ति से इनकार करने का आरोप लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। सुप्रीम कोर्ट के समक्ष दायर मूल मुकदमे के अनुसार पंजाब राज्य द्वारा लगाए गए शुल्क भारत में खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए संघ की ओर से पंजाब द्वारा दायर किए गए खाद्यान्नों के अधिग्रहण और खरीद के लिए हैं। ये कहा गया कि 2021 से 3,637 करोड़ रुपए के आरडीएफ और 2022 से 2,400 करोड़ रुपए का बाजार शुल्क देय है। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने एक जोड़े को जो शादी के केवल 25 दिन बाद अलग हो गए थे, ये कहते हुए तलाक दिया कि ऐसा न करना क्रूरता होगी क्योंकि विवाह प्रभावी रूप से समाप्त हो गया है। चीफ जस्टिस प्रीतू बाहरी और जस्टिस राकेश थपलियाल की खंडपीठ ने कहा, चूंकि वे करीब 5 साल से अलग रह रहे थे, इसलिए उनके बीच भावनात्मक जुड़ाव या समझौता की कोई भी गुंजाइश नहीं थी। नैनीताल स्थित पीठ ने कहा कि इस विवाह के तथ्यों को ध्यान में रखते हुए ये कहा जा सकता है कि ये विवाह एक मृत विवाह से अधिक कुछ नहीं है और अगर दोनों पक्षों को तलाक नहीं दिया जाता तो ये दोनों पक्षों के साथ क्रूरता होगी। न्यायालय ने पति को 6 सप्ताह के भीतर स्वयं द्वारा दिए गए वचन के अनुसार स्थायी गुजारा भत्ते के रूप में 25 लाख रुपए का भुगतान करने का निर्देश भी दिया। इसलिए न्यायालय ने 2021 में हरिद्वार के पारिवारिक न्यायालय के न्यायाधीश के निर्णय के विरुद्ध पति द्वारा दायर अपील को स्वीकार कर लिया। पारिवारिक न्यायालय के न्यायाधीश ने 2021 में पति की तलाक याचिका को खारिज कर दिया था। मामले में शामिल दोनों पक्षों का विवाह 2 मई 2019 को संपन्न हुआ था और वे 2019 से अलग रह रहे हैं और तलाक के मामले में लंबित रहने के दौरान ही पारिवारिक न्यायालय द्वारा 2021 में तय किया गया भरण पोषण 2020 में तय किया गया 20,000 था। बताया भी जाता है कि हालांकि हिंदू विवाह की धारा 13 उपधारा 1 IA के तहत अपीलकर्ता पति द्वारा दायर तलाक याचिका 2021 में खारिज हो गई। 2022 में हाईकोर्ट ने अपील दायर करने की तिथि से पत्नी को 20,000 अंतरिम भरण पोषण प्रदान किया था। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने वरिष्ठ भाजपा नेता पूर्व सांसद और कैबिनेट मंत्री मेनका गांधी द्वारा सामाजिक पार्टी के सांसद राम भोवाल निषाद के सुल्तानपुर लोकसभा क्षेत्र से निर्वाचन को चुनौती देने वाली याचिका को स्वीकार्यता पर अपना आदेश सुरक्षित रख लिया है। जस्टिस राजन रॉय के पीठ ने सुनवाई के बाद आदेश सुरक्षित रख लिया है। गांधी ने 7 दिन की देरी से चुनाव याचिका दायर की थी। न्यायालय के आदेश में कहा गया है कि मामले की सुनवाई अधिनियम 1950 की धारा 81 में निर्धारित सीमा के बिंदु पर की गई और साथ ही अधिनियम 1951 की धारा 86 और सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 7 नियम 11D के साथ निर्धारित समय सीमा के मद्देनजर इस चुनाव याचिका की स्वीकार्यता पर विचार किया गया है। यहाँ ये ध्यान देने योग्य है कि 1951 अधिनियम की धारा 81 में निर्वाचित उम्मीदवार के चुनाव की तिथि से 45 दिन की अवधि प्रदान की गई है और अगर चुनाव की तिथियां भिन्न है तो चुनाव याचिका दाखिल करने के बाद की तिथि निर्धारित की गई है। जब मामला जस्टिस रॉय के समक्ष सुनवाई के लिए आया, जिन्होंने वरिष्ठ अधिवक्ता लूथरा को सूचित किया कि कार्यालय ने आपत्ति दर्ज कराई है। चुनाव याचिका जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 81 में निर्धारित समय सीमा से परे है। इस पर वरिष्ठ अधिवक्ता लूथरा ने कहा कि चुनाव में आपराधिकता के मुद्दे पर विचार किया जाना चाहिए। उन्होंने ये भी तर्क दिया कि उम्मीदवार के आपराधिक इतिहास के बारे में जानना मतदाता का मौलिक अधिकार है तथा जब इस अधिकार का उल्लंघन किया गया तो न्यायालय को उस सीमा के प्रश्न पर निर्णय लेते समय इस कारक को ध्यान में रखना चाहिए। याचिका में इस बात पर प्रकाश डाला गया कि आपराधिक मामलों का खुलासा न करना या जानबूझकर न करना प्रतिनिधित्व अधिनियम RPA 1951 की धारा 100 के तहत भ्रष्ट आचरण माना जाता है। गांधी ने तर्क दिया कि निषाद के चुनाव को केवल इस आरोप के आधार पर शून्य घोषित किया जाना चाहिए।
कर्नाटक हाईकोर्ट ने कहा कि एनआई एक्ट के धारा 138 के तहत दंडनीय अपराध के लिए आरोपी को दोषी ठहराते समय चेक राशि का दोगुना जुर्माना लगाते समय ट्रायल कोर्ट द्वारा विशेष कारण बताए जाने चाहिए। जस्टिस वी शीशानंद की एकल पीठ ने फ्रांसिस जेवियर द्वारा दायर याचिका आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए फैसला सुनाया, जिसमें ट्रायल कोर्ट द्वारा पारित दोष सिद्ध और सजा के आदेश को चुनौती दी गई थी, जिसकी अपील में पुष्टि की गई और अदालत ने उसे 3 लाख रुपए का जुर्माना भरने का निर्देश दिया था, जो चेक राशि का दोगुना है। बता दें आपको कि अभिलेखों को देखने के बाद न्यायालय ने दोषी सिद्ध आदेश बरकरार रखा, लेकिन जुर्माना राशि में संशोधन करते हुए कहा 3 लाख रुपए का जुर्माना लगाने के लिए कोई विशेष कारण नहीं मिल रहे हैं, जो चेक राशि से दोगुना है। जबकि ट्रायल मजिस्ट्रेट ने कोई भी कारण नहीं बताया। विशेष कारण तो दूर की बात है, प्रथम अपीलीय न्यायालय के न्यायाधीश ने उक्त मुद्दे पर विचार तक नहीं किया। ये देखते हुए कि किसी अभियुक्त को दोषी ठहराने में न्यायालय की भूमिका किसी दिए गए मामले में उचित सजा सुनाते समय न्यायालय की भूमिका से भिन्न होती है। न्यायालय ने कहा कि कानून में निसंदेह ट्रायल मजिस्ट्रेट को जुर्माना राशि दोगुनी करने का अधिकार दिया गया। अगर ऐसे मामले के तथ्य और परिस्थितियां जुर्माने के रूप में चेक राशि से दोगुनी राशि लगाने की मांग करती है, प्रत्येक निर्णय कारणों पर आधारित होना चाहिए, जितना कि निर्णय के मूल में तर्क होता है। इसने ये भी कहा कि विवाद पक्षों के लिए निजी है, जिसमें कोई राज्य मशीनरी शामिल नहीं है, इसीलिए अभियुक्त को राज्य के खर्चे के लिए 10,000 रुपए का जुर्माना देने की आवश्यकता नहीं है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा कि झगड़े के दौरान किसी महिला के बाल खींचना या धक्का देना उसका शील भंग करने के बराबर नहीं है, क्योंकि उसका शील भंग करने का इरादा होना चाहिए। जस्टिस रेवती मोहिते डेरे और जस्टिस पृथ्वीराज चव्हाण के खंडपीठ ने मुंबई पुलिस को 5 लोगों के भारतीय दंड संहिता की धारा 354 लगाने का निर्देश देने से इनकार कर दिया। ये सभी धीरेन्द्र शास्त्री और बागेश्वर बाबा के अनुयायी है। जजों ने शिकायतकर्ता नितिन उपाध्याय और उनकी पत्नी के बयानों से पाया कि 5 लोगों के खिलाफ आरोप ये था कि उन्होंने उपाध्याय पर हमला किया और उनकी पत्नी को धक्का दिया, उनके बाल खींचे। आपराधिक बल का मतलब शील भंग करना कैसे हो सकता है? क्या केवल आपराधिक बल का इस्तेमाल शील भंग कर सकता है? इरादा कहाँ है? जस्टिस मोहित डेरे ने उपाध्याय की ओर से पेश अधिवक्ता अनिकेत निकम और साधना सिंह से पूछा कि हालांकि निकम ने शिकायतकर्ता की पत्नी के बयानों का हवाला देते हुए पीठ को समझाने की कोशिश की, जिसने अपने बयानों में जो कि याचिका दायर होने से पहले और हाईकोर्ट में याचिका दायर होने के बाद दर्ज किए गए थे, स्पष्ट रूप से कहा कि उनके बाल खींचे गए, उसे पीटा गया और एक आरोपी ने धक्का दिया, जबकि अन्य उसके पति को पीट रहे थे। कोर्ट ने कहा कि हर मामला शील भंग करने का नहीं होता। पीड़िता को ये कहना होता है केवल इसीलिए कि आपराधिक बल का इस्तेमाल किया गया और उसे धक्का दिया गया। इसका मतलब ये नहीं कि उसकी शील भंग की गई है। बाल खींचना शील भंग करना नहीं है। शील भंग करने का कोई इरादा होना चाहिए। और मान लीजिए कि अगर कोई झगड़ा या लड़ाई होती है तो ये स्पष्ट है कि कोई महिला के बाल खींचेगा या उसे धक्का देगा, लेकिन ये महिला की शील भंग करने के लिए योग्य नहीं हो सकता है। महिला को स्पष्ट रूप से ये बताना होगा कि उसकी शील भंग करने के लिए क्या किया गया, लेकिन केवल बाल खींचना और आपराधिक बल का इस्तेमाल करना शील भंग करने का मतलब नहीं है। और इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार। India Legal presents Courts Roundup.